नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में। इस नए एपिसोड में भारतीय शिक्षा बोर्ड के करिकुलम और पाठ्यपुस्तक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और सर से पूछने वाले हैं कि किस तरीके के करिकुलम हैं जो कि भारतीय बच्चों के सर्वांगीण विकास में या फिर देश विदेश से भी आए बच्चों के सर्वांगीण विकास में उन्हें सहायता करते हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, प्रणाम एकता जी। सर, धन्यवाद। भारतीय शिक्षा बोर्ड के करिकुलम को लेकर ना बहुत सारी बातें हो रही है और जो अन्य बोर्ड भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बात पे फोकस्ड है कि इनका करिकुलम कैसा बनना है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का करिकुलम कैसा है सर, इस बारे में विस्तृत जानकारी आप हमें दें। देखिए, जो करिकुलम होता है वो उसका सबसे पहला जो बिंदु होता है वो होता है पाठ्यक्रम, जो बेसिक ब्लूप्रिंट अबाउट द प्रपोज्ड एजुकेशनल मेथोडोलॉजी। इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, कई इसके घटक हैं जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति और स्कूली संस्कृति एवं पर्यावरण। लेकिन मैं मानता हूं कि ब्लूप्रिंट के अलावा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो है पाठ्यपुस्तक। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 3 घटकों की बात और करता है कि इन सारे अवयवों में बच्चे को जो गढ़ा जाएगा, जो उसका शिल्प होगा, उसके 3 महत्वपूर्ण घटक। पहला है नॉलेज, जिसको ज्ञान कहते हैं। दूसरा है कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं दक्षता, क्षमता। तीसरा है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन, बच्चे के अंदर कैसा मूल्य बोध होगा और उसका स्वभाव कैसे निर्मित होगा। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं किसी भी समाज के शिक्षा विभाग के समक्ष, कि बच्चों को हम ज्ञान क्या दे रहे हैं, बच्चों को हम किस तरह की क्षमता दे रहे हैं, कौशल किस तरह दे रहे हैं, और बच्चों का हम मूल्यबोध किस तरह विकसित कर रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि जिसका जैसा मूल्यबोध होगा और वह जब आभ्यंतरित होकर, इंटरनलाइज होकर जब उसका स्वभाव बन जाएगा, वैसा ही वो अपनी दक्षता और ज्ञान का प्रयोग करेगा। साथ ही ज्ञान और दक्षता भी इस तरह देनी चाहिए कि बच्चे का मूल्यबोध और स्वभाव प्रकृति और मानव समाज के प्रति अनुकूलित हो, संरेखित हो, कंप्लीटली अलाइंड हो with the interest of the human species and with the interest of the natural components, प्रकृति और मानव समाज दोनों के साथ संरेखित हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इस पूरी समग्रता से इसका अध्ययन किया और प्रत्येक विषय के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जिस कक्षा के लिए, जिस विषय के लिए जो कॉम्पिटेंसी, करिकुलर गोल के आधार पर कॉम्पिटेंसी, लर्निंग आउटकम जो भी तय किया, करिकुलर गोल, लर्निंग कॉम्पिटेंसी, लर्निंग आउटकम, इन तीनों पर फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने पाठ्यपुस्तक से ही प्रारंभ किया कि हम पाठ्यपुस्तक ऐसी बनाएं जिसमें तीनों का समावेश हो, कई पुस्तकें ना पढ़नी हो। आजकल एक शिक्षा पद्धति का दोष ये भी एकता जी कि एक बच्चे का बैग में कई किलो की पुस्तकें भरी पड़ी रहती हैं, ट्रॉली जैसा खींचना पड़ता है। और एक एक विषय में 4-4 पुस्तकें लेके चल रहा हो। बिल्कुल। और इसका भी एक बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल एक एंटरप्राइजेस के रूप में डेवलप हो रहा है। तो लक्ष्य हमारा था कि जो पुस्तक हम तैयार करें उसको इस तरह तैयार करें कि जितना भी उस उम्र में उस विषय के बारे में जो भी करिकुलर गोल, लर्निंग आउटकम और लर्निंग कॉम्पिटेंसी है, क्यों ना हम उसी को 200-250 पृष्ठों में समाहित कर लें।
उसे अतिरिक्त कई पुस्तकों की जरूरत हो, सहायक पुस्तकों की, तो एक तो वो ध्यान रखा गया। एक 5 लक्ष्य रखा है हमारे एनसीएफ ने, मेन गोल, एम्स ऑफ द एजुकेशन। पहला है ऑटोनॉमी ऑफ थॉट्स, वैचारिक स्वायत्तता। दूसरा है होलिस्टिक वेलनेस एंड हेल्थ बीइंग, समग्र स्वास्थ्य। मतलब बच्चे का फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए, वेल राउंडेड पर्सनालिटी होनी चाहिए और उसके विचारों में स्वायत्तता होनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए वैचारिक। उसके अंदर सोचने समझने की एक बहुत ही एक समग्र दृष्टि होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब उसके आचरण में लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। मात्र वोट देने का अधिकार ले लेना लोकतंत्र नहीं है। जीवन के प्रत्येक जीने की पद्धति में लोकतांत्रिक व्यवहार प्रतिबिंबित, प्रतिध्वनित, प्रतिफलित होना चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर, डेमोक्रेटिक लाइफस्टाइल, इसको कहते हैं लोकतांत्रिक सहभागिता जीवन के प्रत्येक आयाम में। परिवार की इकाई के अंदर भी निर्णय लेने में सभी सदस्यों की राय लेकर के लोकतांत्रिक रूप से जीवन जीना, मित्रों के समूह में, किसी संगठन में काम करते हैं तो वहां के समूह में। तो डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली लिमिट इटसेल्फ टू द इलेक्टोरल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो वो भाव लाना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आज की तारीख में नॉलेज इकॉनमी है, जो जितना ज्ञानवान है उतना ही अर्थवान है और उतना ही सामर्थ्यवान है। अब युद्ध भी मसल से नहीं हो रहे हैं, एआई बेस्ड वेपनरी से हो रहे हैं। और एक छोटे से कमरे में बहुत बड़े बड़े इंटरप्राइजेस चल जा रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा बिजनेस कौन कर रहा है? आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर, एआई बनाने वाले, ऐप बनाने वाले लोग, स्टार्टअप्स। यस। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी की ओर मोड़ना, ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की 21वीं सदी के सामर्थ्य से जोड़ने का भाव होना चाहिए। और अंतिम है कल्चरल पार्टिसिपेशन, कि अपनी सांस्कृतिक यात्रा की जानकारी होनी चाहिए। कि जो 5 लक्ष्य है एनसीएफ का और अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड का भारतीय ज्ञान परंपरा को भी अतिरिक्त महत्व देने का जो एक स्कोप है, लक्ष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सारे विषय की पुस्तकों को तैयार किया है। एक बहुत संकट है संस्कार का। तो कैसा संस्कार होना चाहिए मनुष्य का? बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये मूल्यबोध और संस्कार की बात आप क्यों करते हैं? दर्शकों से ही मैं कहूंगा कि धनुर्धर के रूप में राम जितने, भगवान राम हमारे जितने सक्षम थे, उतना ही रावण भी सक्षम था। रावण तो अतिरिक्त रूप में गदा भी जानता था, गदा का भी कौशल था उसके पास, शास्त्रों का विद्वान भी था वो रावण। लेकिन राम का मूल्य बोध, वैल्यू सिस्टम बहुत ही विराट था, गरिमामय था, सत्यशील आधारित था, ऋत अनुकूल था। वैदिक मान्यताओं में जिसको कहते हैं ना ऋतम चरा, उसके अनुकूल था। रावण पराजित होता है क्योंकि उसका मूल्य बोध डिस्क्रिमिनेटरी है, नारी के प्रति अपमान करने का, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करने का जो उसका था, उसकी वजह से उसकी कोई भी दक्षता काम नहीं आई। संस्कार, वैल्यूज, डिस्पोजिशंस ये होते हैं। गदा भीम के पास भी था, गदा दुर्योधन के पास भी शक्ति थी, पराजित होता है दुर्योधन। क्यों? क्योंकि इसका मूल्यबोध नारी विरोध में था, नारी अपमान में था। तो इसलिए आपके पास अगर ड्रोन है, मिसाइल है, न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तो आप रिएक्टर बनाते हो या एटॉमिक बम बनाते हो, यह मूल्यबोध बताएगा। आप अगर सामर्थ्यवान हो गए हो किसी आर्थिक प्रगति की दिशा में काम करने के लिए, तो आप जो अर्थ कमाओगे वो विलासिता पर खर्च करोगे या सामाजिक सरोकार पर खर्च करोगे, ये मूल्यबोध तय करता है। आप शक्तिशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, उसका प्रयोग नितांत निजी इंद्रियों के विस्तार के लिए करते हो या आत्मा के स्वर के साथ करते हो। यू लिसन द वॉइस ऑफ सोल, यू लिसन
द वॉइस ऑफ इंद्रिया, ये मूल्यबोध तय करते हैं, संस्कार तय करते हैं। और पूरा देश आज संस्कार से पीड़ित है, पूरा विश्व पीड़ित है इससे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने इसीलिए वैल्यूज को क्लासिफाई किया। भगवत गीता के दैवी संपत्ति गुण लिया 16वें अध्याय का, तीनों 26 गुण है उसमें। बौद्ध धर्म का जो अष्टांग है, 8 फोल्ड पाथ, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जैन का पंचम महाव्रत लिया, सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहस्ते। पतंजलि योग दर्शन का यम नियम लिया। उपनिषदों में अभेद की जो दृश्य थी कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनैव अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः समानी मंत्र समिति समानी समानो मनः सह चित्तेषां संगक्षद्धम संवदद्धम सम्मोहनांस जानिताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। ये जो मूल भावना थी ना, इन वैल्यूज को लिया और इसके बाद इनको एक जगह गुरबाणी से लिया, निराकार पुरुष के अभेद की दृष्टि। संगम लिटरेचर से लिया, धर्म अर्थ काम के बीच समन्वय। लिंगायत से लिया अभेद दृष्टि, नयनार अलवार से लिया भक्ति योग ज्ञान योग के समस्त समन्वय को लिया। फिर संवैधानिक मूल्यों को लिया, फिर वैश्विक मूल्यों को लिया। एक जगह मूल्यों को वर्गीकृत किया और इसके बाद देखा उसमें से किसमें समानता है, रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, हटाते हुए 41 मूल्य निर्धारित किए। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों की एक टीम बनाई जिन्होंने तय किया कि इन मूल्यों को अगर बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो हम किस क्रम में वर्टिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ें। उसको तय करने के बाद हमने कहा अतिरिक्त किताब नहीं बनाएंगे, इथिकल वैल्यूज की अलग से प्रवचन नहीं देना है। हमें करिकुलम के सिलेबस के अंदर ही साहित्य की किताबों में, अन्य विषयों की किताबों में जहां संभव है बहुत ही खूबसूरती से उनके प्रत्येक पाठ में, अभ्यास में इस तरह का नियोजन करना है कि ये मूल्यबोध बच्चों के अंदर रिफ्लेक्टिव रूप से आए, ना कि डायडेक्टिव रूप से। देखिए आजकल बच्चों अगर कोई प्रवचन देता है ना, बच्चे नहीं सुनते। अगर आपने कोई ऐसी कहानी बता दी, कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा रोल प्ले, कोई थिएटर का नाटक करा दिया उनसे, तो बच्चे बहुत आसानी से उस मूल्य को अभ्यंतरित कर लेते हैं। दे इंटरनलाइज दोज काइंड ऑफ वैल्यूज एज अ रिफ्लेक्टिव, नॉट डायडेक्टिव। उपदेश से घृणा करते हैं आज के युवा और बच्चे, बल्कि रिएक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं। तो हमने कोशिश ये किया है पूरी तौर पर कि साहित्य की किताबों में, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, उसमें जहां भी संभव हुआ, समाज विज्ञान हो, इस तरह से नियोजित कर दो कि कहानी, पोएम, अभ्यास, प्रोजेक्ट कि बच्चे स्वतः भारत के उन मूल्यों से जुड़ें जो आज भी 21वीं सदी के लिए पूरे विश्व का कल्याण कर सकती हैं। जैसा कि आर्ने ने ऐसे, विल डुरांट जैसे फिलोसोफर अमेरिका और नॉर्वे के कह रहे हैं कि अगर इस पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से, युद्ध से, आतंक से, प्रकृति के विनाश से बचाना है तो भारत की संस्कृति की ओर देखना होगा। तो हम सिर्फ भारत प्रेम की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं मात्र, वो तो है ही भारत के हैं तो, लेकिन ऐसा बोध भारत का जो सनातन के गर्भ से उभरा हुआ है, जो आज वैश्विक समस्याओं की, चुनौतियों के समाधान का सबसे बड़ा स्तंभ हो सकता है, उनके साथ बच्चों को उन मूल्यबोधों के साथ खड़ा कर रहे हैं और उन्हें यह भी समझा रहे हैं कि 21वीं सदी में मूल्यबोध तो ये रखो
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसमें अगर तुम सामर्थ्यवान नहीं हुए तो मात्र भावनात्मक भाषण से राष्ट्र वैश्विक गुरु नहीं बनेगा, मात्र नारों से भारत नहीं सशक्त होगा। उसके लिए जरूरी है कि 21वीं सदी की विज्ञान की यात्रा में भी आगे बढ़ना। इसीलिए आपने जो सवाल पूछा था कि वोकेशनल से कैसे जोड़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी विधाएं हैं हम 9वीं से ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, 6ठी से उसकी पृष्ठभूमि रख दिए हैं, और 9वीं से 12वीं तक साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में हम बच्चे को NSQF अलाइंड इतने कोर्सेज करा रहे हैं कि 12वीं के बाद अगर वो नहीं भी पढ़ता है तब भी बेरोजगार नहीं रहेगा, वो स्टार्टअप कर सकता है या किसी IT कंपनी में जॉब कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चे, एक भ्रम हो सकता है आपसे भी कुछ लोगों ने ये प्रश्न आपसे पूछा होगा कि जब आप चेयरमैन से पूछेंगे तो ये पूछिएगा कि कहीं ये संस्कृत तो सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे हम, कहीं हिंदी में ही तो बुक्स नहीं होंगी सिर्फ। हाँ, ये भी होगा, लेकिन उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि हम NCF को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहेगा, ये सारी बातें उस भाषा में इस कंटेंट को पढ़ाएंगे। अभी हिंदी इंग्लिश में तैयार है, गुजराती मराठी में लगभग तैयार हो रही है, और जिस राज्य में विद्यालय जुड़ेंगे और वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में, वहाँ के वोकेशनल में रीजनल क्राफ्ट्स भी देंगे अलग से पुस्तक हम। और एक विषय और मैं, बहुत ही समसामयिक विषय है, भाषा को लेके झगड़े जो आजकल काफी हो रहा है। हाँ, कहीं तमिल को लेके, कहीं मराठी को लेके, पहले तेलुगु को लेके, कभी बांग्ला को लेके, कभी पंजाबी को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। और ये सारे सवाल, ये फॉल्ट लाइंस कि हमारे जो विभिन्न विश्वास पद्धतियां एक दूसरे की विरोधी हैं, या हमारी व्यवस्था में जाति हमारा सैद्धांतिक पक्ष था, ये कालांतर की विकृति नहीं है, बल्कि हम सिद्धांततः जातिवादी थे। आर्य द्रविड़ का झगड़ा, भाषाओं का झगड़ा, प्रजातियों का झगड़ा, ये अंग्रेजों ने शोध करा करके साजिशन पाठ्य पुस्तकों में 190 वर्षों में रख दिया, और ऐसा ही मानस हमारा हो गया है भारत का। इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। हम आचार्य चाणक्य के अखंड भारत की कल्पना की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में सहयोग नहीं कर रही उस दिशा में। भारतीय शिक्षा बोर्ड वो कार्य करना चाहता है कि भारत एक है, अभेद है, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी भारतीय संस्कृति है। तो हमारे अंदर इतनी हीन भावना क्यों? और हम अपनी जो हिंदी की किताब रख रहे हैं, ये झगड़ा खत्म करने के लिए, रीजनल लैंग्वेज वर्सेस हिंदी का, हमारा बच्चा विद्यार्थी पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक हिंदी किताब पढ़ेगा तो कम से कम 15 भाषाओं में भारत की, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके कश्मीर तक 15-16 भाषाओं में हिंदी के उन शब्दों का, उन भाषाओं में क्या बोला जाता है, वो 100 शब्दों का वो भंडार अन्य भाषाओं में भी रखेगा। साथ ही आम संवाद के लिए जो सामान्य 60-65 वाक्य होते हैं, जिससे कि लगे कि हर भाषा के व्यक्ति अपने घर का है, कोई पराया नहीं है, तो उन किताबों को पढ़ करके कम से कम 15 भाषाओं में वो संवाद का सामर्थ्य कर लेगा। जब भोजपुरी इलाके का स्टूडेंट मदुरई और चेन्नई में जाके तमिल में संवाद करेगा, आंध्रा, विजयनगर आंध्रा में जाकर के तेलुगु में बात करेगा, कर्नाटक में जाके कन्नड़ में बात करेगा, उसे आम व्यवहारिक वाक्यों के लिए वैशाखी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ऐसी भाषिक, बहुभाषिक दक्षता गढ़ रहे हैं। ये भाषाओं का झगड़ा ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को लगता है कि भाई हिंदी क्यों पढ़े,
आप हमारी तमिल तेलुगु क्यों नहीं पढ़ते? आप मलयालम कितना जानते हैं? तो हम उन्हें बताएंगे नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी हम, हिंदी विषय पढ़ने वालों को भी हम कम से कम सामान्य बातचीत की भाषा, हम स्पेनिश तो पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तमिल तेलुगु असमिया उड़िया से क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल। और अगर भारत को एक करना है, अखंड भारत को करना है, तो हमें अन्य भाषाओं का बोध होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा। मराठी लोग अगर ये कहते हैं कि आप हिंदी भाषी लोग मराठी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो वो एक राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक शिक्षाविद की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं, तो मैं मानता हूं कि अगर मैं हिंदी भाषी हूं, तो मुझे भारत की कम से कम 10-15 भाषाओं में सामान्य संवाद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये हमारे देश की एक ज्ञान निधि है, अन्य भाषाएं भी। क्यों नहीं बोल सकते हैं मराठी? बोलना चाहिए हमें। क्यों नहीं बोल सकते उड़िया? क्यों नहीं बोल सकते गुजराती? तब हम उनसे कहेंगे प्रामाणिकता से कि जनाब आप भी हिंदी में बात करो, हम आपकी भाषा भी जानते हैं, और ये मेरी भाषा है, किसी और की भाषा नहीं है। प्रत्येक प्रांत की भाषा भारत की भाषा है। Exactly. भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, वो सब भारत की भाषा है। ये पराया कौन है? पराया तो स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच होगी, जिनको आप सीखते हैं। हाँ, जिसको सीख रहे हैं। तो इसलिए वो बोध हम यहाँ लाएंगे। और इसको मैं मानता हूं, एक अंतिम निष्कर्ष के रूप में बताऊं कि हम पुस्तक को मानते हैं बौद्धिक व्यंजन। व्यक्ति का मानस गढ़ना है, व्यक्ति का ज्ञान संवर्धन करना है, तो जैसे शरीर के लिए थाली होती है ना खाने की, वैसे हमारे बुद्धि के लिए व्यंजन है पाठ्य पुस्तकें। इसलिए बहुत संभल करके इसको बनाना चाहिए। ये पुस्तक बेचने के लिए नहीं होती है, पुस्तक सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं होती है। पुस्तक बच्चे को समूचे उसके एल्गोरिदम भरने की बात होती है। पूरे के पूरे न्यूरॉन्स जो अरबों खरबों हैं, उनके बीच में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, इसलिए बहुत ही सतर्कता से पुस्तकें तैयार की गई। यानी कि कुल मिला के भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें या करिकुलम ऐसी करिकुलम या पाठ्य पुस्तक है जो कि व्यवसाय के लिए नहीं आई है, आपके बच्चों की बुद्धि को विकसित करने के लिए आई है। तो धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से आपने सारे टॉपिक्स पे बातचीत की। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। धन्यवाद।